हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है द माइक्रो वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में सीखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है तथा उसका हम लोगों के साथ कैसा रिलेशन है। कुछ ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो हम लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, तो कुछ ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होता है जो हम लोगों के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। ये क्लास 8 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 साइंस की किताब का, ठीक ना। तो हम लोग शुरू करते हैं द माइक्रो वर्ल्ड चैप्टर को। देखिए, किसी किसी बुक में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चैप्टर के नाम से भी लिखा हुआ है, और फ्रेंड्स एंड फोई मतलब कुछ मित्र सूक्ष्मजीव और कुछ शत्रु सूक्ष्मजीव के बारे में समझाया गया है। तो इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नाम है, अगर इसको हम लोग डिकोड करना चाहे, तोड़ तोड़ के समझना चाहे, तो माइक्रो वर्ड का मतलब होता है टू स्मॉल, मतलब काफ़ी छोटा। और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। तो काफ़ी छोटा जीव मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो काफ़ी छोटा हो। ये इतना छोटा होगा कि इसको हम लोग नेक्ड आई से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको हमें देखने के लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, जिसे हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ये साइज में काफ़ी छोटा होता है। ये साइज में अप्रॉक्स लगभग, अगर सेल है कोई, तो 10 का पावर -6 के रूप में ये इससे भी छोटा होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, इतना मीटर होगा। ये बातें समझ में आ रही है। तो ये काफ़ी छोटा ऑर्गेनिज्म होता है। ये इतना छोटा होता है कि इसको हम लोग नेक्ड आई से, नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए एक विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ में आया। अब इसको देखने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट की यूज करेंगे उसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोप, ठीक ना। तो माइक्रोस्कोप से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या होता है? बैक्टीरिया, है ना, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, ईटीसी। तो देखिए, बहुत सारे, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये सब जितना भी होता है ना, वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है। उसको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। हमें ये सब चीज़ें अब शायद समझ में आ गया। माइक्रो मतलब काफ़ी छोटा, ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव होता है। तो वैसा जीव जो काफ़ी छोटा हो और जिसको नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता, उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जिसको हम लोग देखने के लिए एक विशेष इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, एक विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है, इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, जिसका नाम होता है माइक्रोस्कोप, है ना। आगे बढ़ा जाए, चलिए हम लोग अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिफिनेशन को समझना स्टार्ट करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिफिनेशन क्या होता है। आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब होगा दैट ऑर्गेनिज्म which can not be seen by naked eye। मतलब जिसको नंगी आंख, ये नेक्ड आई का मतलब हुआ बिना कुछ चश्मा पहने या बिना कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज किए हुए, है ना। नेक्ड आई का मतलब वो होता है। ऐसे ही जैसे हम लोग ये डस्टर देख रहे हैं, ये चॉक देख रहे हैं, खल्ली देख रहे हैं, बुक देख रहे हैं, ये सब नेक्ड आई से दिख रहा है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा बड़ा है। और जब काफ़ी छोटे स्तर पर चले जाएंगे, काफ़ी छोटे स्तर पे, तो हमें नेक्ड आई से देखना बंद हो जाएगा। तो उस तरह का भी कोई ऑर्गेनिज्म पाया जाता है हमारे इस इन्वायरमेंट में, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में। तो वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। आप सभी को पता है, इसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप की इस्तेमाल में लाते हैं। एक और चीज़ हम लोग समझते हैं कि बायोलॉजी के जिस ब्रांच के अंदर हम लोग इसका स्टडी करते हैं, है ना, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका नाम होता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, है ना। तो माइक्रो
ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए हम लोग बायोलॉजी के जिस ब्रांच में अध्ययन करते हैं उसे माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। कृपया करके इसे नोट कर ले जल्दी से। हो गया? चलिए अब हम बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के बारे में, है ना। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन, देखिए क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि अलग अलग पार्ट में बांट देना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कितने पार्ट में बांट सकते हैं, इसका मतलब ये भी हुआ टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होंगे, तो एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है 5 टाइप का होगा, ध्यान रखिएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनली 5 तरह का होगा। चलिए नंबर 1 पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया, नंबर 2 पे वायरस, नंबर 3 पे फंजाई। सबके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि वास्तविकता में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप का होगा। तो 5 टाइप का अभी हमने बताया, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, और उसके बाद आता है अलगी, है ना। तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ और अलगी, है ना। इसके अलावा और भी कुछ होता है, ठीक ना, बट मेनली 5 होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ और अलगी। अब हम लोग इसके डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में। क्लियर? बैक्टीरिया को अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नोट कर लीजिए इस चीज़ को भी, हम इसको मिटा दे रहे हैं। तो अब हम मेन बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। देखिए बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहा जाता है, और बैक्टीरिया यूबिक्वाइटस नेचर का होता है, काफ़ी स्मॉल होगा, और यूबिक्वाइटस। स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो सही कर लीजिएगा। देखिए यूबिक्वाइटस नेचर का मतलब ये होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एवरीवेयर पाया जाएगा, मतलब हर जगह पे पाया जाता है। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता हो, बस कुछ चीज़ों को छोड़ के। जैसे बारिश की पानी, बारिश जो होती है ना, तो जब ये बरस रहा होता है धरती पे, गिरने से पहले वो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री रहता है, उसमें कोई भी जर्म नहीं रहेगा। दूसरा होता है डिस्टिल्ड वाटर, वाटर को काफ़ी ज़्यादा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से गुजारते हैं तो वो डिस्टिल हो जाता है, मतलब उसके अंदर कोई भी मिनरल नहीं रहेगा। तो ध्यान रखिएगा डिस्टिल्ड वाटर में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता है। तीसरा होता है फायर। फायर मतलब आग, आग के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं देखने को मिलता है ना। तो ये बैक्टीरिया वास्तविकता में यूबिक्वाइटस नेचर का होता है, मतलब आप समझिए नॉर्मल कंडीशन में तो इधर उधर पाया जाता ही है, लेकिन गर्म पानी का झरना जहाँ पे तापमान 100 डिग्री तक होता है ना, वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। थर्मस एक्वाटिकस नामक बैक्टीरिया वहाँ भी पाया जाता है। समुद्र के तली में चले जाइए जहाँ पे काफ़ी मतलब ऑक्सीजन सेचुरेशन ये सब काफ़ी कम होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, उसको भी वो बर्दाश्त कर लेता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ पर भी बैक्टीरिया पाया जाता है। और भी बात करें तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं फर्नेस का उतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकता है। काफ़ी सेलाइन एरिया जहाँ पर सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, दलदली भूमि है ना, मार्सी प्लेस कह सकते हैं, वहाँ पर भी हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है ना, इसीलिए इसको कहते हैं यूबिक्वाइटस नेचर का, मतलब फाउंड एवरीवेयर। समझ आया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाया जाता है, इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं यूबिक्वाइटस नेचर का होता है। आगे बात करते हैं बैक्टीरिया कहाँ पे रहता है ये तो पता चल गया। अब देखिए बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल होता है ये एक तरह का। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया,
देखिए बैक्टीरिया के भी टाइप होते हैं, है ना, उसके शेप के आधार पर अगर बैक्टीरिया को हम लोग बांटना चाहे तो अलग अलग कैटेगरी में हम लोग बैक्टीरिया को भी बांट सकते हैं। मेनली इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, चारों को हम लोग अलग अलग स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहला नंबर पे आता है स्पाइरिलम, सॉरी बैसिलस ले लेते हैं। बैसिलस या बैसिलाई एक ही चीज़ है। तो वैसा बैक्टीरिया जो रड के शेप का होगा, ये कैसा शेप का होगा, रड शेप का। क्लियर, रड शेप के बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं, जैसे ये कुछ इस तरीके का होगा। क्लियर, तो ये रड शेप के बैक्टीरिया को हम लोग बैसिलस कहते हैं। दूसरे नंबर पे जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि दही में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टो का मतलब हो गया दही, दूध, और बैसिलस का मतलब बैक्टीरिया, तो उसका नाम ही होता है लैक्टोबैसिलस, जो दूध में पाया जाता है। तो बैसिलस का मतलब ये रड शेप का होगा। दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है कोकस। कोकस का मतलब होता है COCCUS। कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब क्या हुआ, स्फेयर के समान होगा। कोई ऐसा होगा तो कोई आपस में जुड़ा होगा, 2 ठो स्फेयर है, 3 ठो स्फेयर है, तो उस तरह से देखने को मिलता है। तो ये कोकस बैक्टीरिया हुआ। तीसरे नंबर पर हम लोग बढ़ते हैं और तीसरे नंबर पर आता है वेब्रियो। देखिए पहला का एग्जाम्पल बता देते हैं। बैसिलस वाला जो होगा वो होगा लैक्टोबैसिलस। दूसरा कोकस है तो जैसे स्ट्रेप्टोकोकस हुआ, है ना, तो ये सब जो बैक्टीरिया होता है वो कोकस शेप का होगा। तीसरा आता है विब्रियो। विब्रियो का मतलब हुआ वो कर्व होगा, मतलब सिंपल है ना, फ्लैट नहीं होगा, वो कर्व होगा थोड़ा सा। कर्व मतलब कॉमा शेप का हम लोग कह सकते हैं, कॉमा शेप। कॉमा शेप का मतलब क्या हुआ, ये कुछ ऐसे शेप का होगा, है ना, ये कॉमा शेप का हो गया। क्लियर, तो ये है विब्रियो। इस शेप को हम लोग विब्रियो बोलेंगे। मतलब ऐसा कोई बैक्टीरिया रहेगा ना ऐसे आकार का, ऐसे शेप का, तो इसे हम लोग विब्रियो कहेंगे। और विब्रियो का एक काफ़ी बेस्ट एग्जांपल है जो कॉलरा करने वाला बैक्टीरिया होता है, उसका नाम होता है विब्रियो कॉलरी। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा उस चीज़ को। आगे हम लोग बढ़ना चाहेंगे और चौथे नंबर पर आएगा। चौथे नंबर को हम लोग ऊपर लिखने जा रहे हैं, कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हम लोग, हो गया। तो 3 ठो चीज़ अभी हम पढ़ लिए। पहला नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा बैसिलस, दूसरा कोकस, तीसरा विब्रियो, और चौथा आता है स्पाइरिलम। स्पाइरिलम का मतलब है स्प्रिंग के शेप का। क्लियर, स्पाइरल मतलब स्पाइरल शेप का होगा। स्पाइरल कॉपी होता है ना, स्पाइरल। क्लियर, जैसे स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया। देखिए जो बैक्टीरिया स्पाइरल शेप का पाया जाएगा, मतलब ऐसा, है ना, ऐसा बैक्टीरिया पाया जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे स्पाइरिलम। समझ में आया। स्पाइरिलम का मतलब अगर देखना चाहे तो सिंपल, जैसे ये स्पाइरल कॉपी है, ये एक स्पाइरल कॉपी है, जैसे ये स्प्रिंग दिख रहा है ना, तो ये कुछ इस तरीके का बैक्टीरिया पाया जाएगा, इस तरह का, जिसे हम लोग स्पाइरिलम कहेंगे। क्लियर, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आगे का जो टॉपिक है ना, बैक्टीरिया को हमने समझ लिया, क्लासिफिकेशन भी समझ लिया है, और बैक्टीरिया के बाद आएगा प्रोटोजोआ। चलिए ये चीज़ हो गया है, नोट कर लिया है आप लोगों ने, मिटा दिए जाए। ओके, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 5 भाग में बांटा था। पहला नंबर पे आया था बैक्टीरिया, दूसरे नंबर पे प्रोटोजोआ, फंजाई के बाद हम लोगों ने पढ़ा अलगी के बारे में, और अलगी के बाद आया था बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, अलगी, प्रोटोजोआ। तो दूसरे नंबर पर हम बात करने जा रहे हैं प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ ध्यान रखिएगा मेनली ये यूनिसेलुलर होता है। बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर होता था, ये भी क्या है, सेलुलर, है ना, मतलब एक ही सेल का बना होगा। इसका एग्जाम्पल काफ़ी आसान है। एक और चीज़ पहले तो ये समझ लीजिए, ये कैसा सेल होगा, यूकैरियोटिक होता है, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस सब देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम ये दोनों जो है ना वो प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। जैसे अमीबा का शेप कुछ भी फिक्स नहीं होता है, ये अमीबा है। क्लियर, अमीबा के आसपास भोजन रहता है तो वो क्या करता है,
जैसे मान लीजिए यहाँ पे भोजन है तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा ये, है ना, और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ये इसका न्यूक्लियस है। अब ये क्या करेगा, कुछ समय के बाद इसके अंदर फूड आके जमा हो जाएगा। क्लियर। तो ये है अमीबा। अमीबा का कोई से फिक्स नहीं होता है, जैसे ही फूड बाहर रहेगा इसके तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, पी साइलेंट होता है, ये पी साइलेंट होगा। स्यूडोपोडिया से वो भोजन को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है और जाके इनगल्फ कर लेता है स्यूडोपोडिया से। तो बात समझ में आ गई है। अमीबा और पैरामीशियम जो है वो किसका एग्जांपल है, प्रोटोजोआ का एग्जांपल है। पैरामीशियम क्या होता है, पैरामीशियम का शेप काफ़ी आसान है, उसको भी बना लेते हैं हम लोग। ये होगा कुछ ऐसा होता है ना, ये इसका माउथ वाला पार्ट होता है ना, जिधर सिलिया फ्लैजिला इसमें हर सरफेस पर रहेगा, जिसकी वजह से वो मूव भी कर जाएगा और मूव करने के बाद अपना फूड भी इसी से ले लेता है और पूरा फूड इससे ऐसे अंदर चला जाएगा। इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, बाद बाकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर पाया जाएगा, जिसकी वजह से ये फूड को आसानी से डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी निकाल लेगा, है ना। तो ये दो एग्जाम्पल था प्रोटोजोआ का, है ना, प्रोटोजोआ का दो एग्जाम्पल था, अमीबा और पैरामीशियम। मिटा दिया जाए। तीसरे नंबर पे हम लोग बढ़ते हैं वायरस के बारे में, और वायरस को पहले समझ लेते हैं। देखिए अब 3 नंबर पे हम लोग वायरस को समझने जा रहे हैं। देखिए वायरस को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चैप्टर में पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में एक चीज़ को समझिएगा, वायरस कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। वायरस के पास एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से अगर वो बॉडी से बाहर है, देखिए वायरस अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी से बाहर है, मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा, मतलब उसमें कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उस तरह का स्ट्रक्चर, ना वो सांस लेगा ना वो भोजन करेगा, बस ऐसे ही पड़ा हुआ रहेगा। लेकिन वायरस जब किसी के बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है तो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ एक वायरस से 2 वायरस, 2 वायरस से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, इस तरीके से वो मल्टीप्लाई करने लगता है। जैसे कोरोना वायरस होता है ना, तो अलग अलग एग्जाम्पल है, कोरोना वायरस हो गया, हेपेटाइटिस का हेपेटाइटिस वायरस हो गया, HIV वायरस हो गया, इसके अलावा रोटा वायरस हो गया, बैक्टीरियोफेज हो गया, तो ये सब वायरस का एग्जाम्पल होता है। तो ध्यान रखिएगा वायरस के बारे में। एक्चुअली वायरस को हम लोग ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे, लिविंग नहीं कहेंगे, नहीं तो उसे नॉन लिविंग भी कहा जा सकता है। तो इसके लिए कोई कैटेगरी स्पेशल बायोलॉजी के अंदर नहीं बनाया गया है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो वायरस के अंदर कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल होता है जैसे कोरोना वायरस। कोरोना वायरस सुना है ना, कोविड-19 2019 से अभी तक खदेड़ रहा है आदमी को। चलिए रोटा वायरस। तीसरा HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। वायरस ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, VIRUS होता है ना। इसके अलावा भी बहुत सारा हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस B वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, बहुत सारा वायरस होता है जो काफ़ी खतरनाक होता है। देखिए वायरस का हम लोगों के रियल लाइफ में बहुत कम इस्तेमाल होता है। जो लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं वहाँ से कुछ केमिकल बनाते हैं, उन सब के लिए वायरस इंपॉर्टेंट है, बट हम लोगों के रियल लाइफ में कोई फ़ायदा हो रहा हो वायरस से तो ऐसा नहीं है। देखा ना, कोरोना तो दिखा दिया पूरा कि कितना फ़ायदा है वायरस का, है ना। चलिए वायरस के बाद हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। वायरस में 2 चीज़ होता है, एक प्रोटीन होता है, वायरस के शरीर जो बना रहेगा ना उसमें प्रोटीन रहेगा, प्लस में न्यूक्लिक एसिड, दैट इज DNA या RNA। क्या होता है DNA RNA हम लोग आगे पढ़ेंगे। फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, RNA का होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये समझ में आया। एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, उसका नाम होता है बैक्टीरियोफेज। चलिए, है ना, एक ऐसा वायरस जैसे ये बैक्टीरिया है, अब इसको इन्फेक्ट कर दिया, कौन, वायरस। वायरस इस शेप का होगा, ऐसा वायरस को देखा है आपने कभी? देखा तो वैसे भी नहीं होगा, लेकिन कहीं कहीं पे किताब में इसका फिगर रहता है।
है ना, ये है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का मतलब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस, और ये क्या है, बैक्टीरिया क्या करेगा, इसको इन्फेक्ट करके बीमारी करके इसको ख़त्म कर देगा, ये मर जाएगा बेचारा, है ना, ये इन्फेक्शन इसको कर देता है। इसका नाम है बैक्टीरियोफेज। एक्चुअली ये रोबोट के जैसा या मशीन के जैसा दिख रहा होता है, लेकिन ये ऐसा कुछ होता नहीं है, ये एक बैक्टीरियोफेज है जिसका नाम वायरस होता है। क्लियर, ये एक वायरस है जिसका नाम बैक्टीरियोफेज होता है, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। आगे बढ़ा जाए, आगे अभी तक में हम लोगों ने 3 चीज़ को देख लिया, बैक्टीरिया, दूसरा नंबर पे प्रोटोजोआ, तीसरा नंबर पे वायरस, चौथा नंबर पे अगर बात करें तो चौथा नंबर पे आएगा फंजाई। अब फंजाई के बारे में हम लोग समझते हैं, फंजाई क्या होता है। देखिए फंजाई के बारे में काफ़ी आसान है। जैसे आप लोगों ने ब्रेड के ऊपर मोल्ड देखा होगा, है ना, ब्रेड के ऊपर जो फंजाई लग जाता है, फंगस लग जाता है ना। अभी के दिनों में, अभी के हालों में ब्लैक फंगस बीमारी काफ़ी आगे बढ़ी है। तो एक्चुअली वो सब फंगस की तरह होता है। जैसे देखिए कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसको डेड और डीके करने के लिए, मतलब उसको उसके बॉडी का जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको ज़मीन में वापस मिलाने के लिए जो जीव आता है उसको डेड और डीके करने के लिए, वो भी फंजाई ही होता है। तो अलग अलग तरह का फंजाई पाया जाता है हमारे सराउंडिंग के अंदर, और इस फंजाई का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकलिंग में। मतलब ऐसा कहते हैं ना, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर मर गया तो उसको डेड और डीके करने का, सराने का जो काम होता है वो फंजाई का होता है। तो मेनली ये कहाँ पर पाया जाएगा, प्रेजेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल ऑर्गेनिज्म, है ना। एक्चुअली देखिए जैसे एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा है, इसको आपने बारिश में छोड़ दिया ऐसे ही, तो इस पे ऊपर फंजाई लग जाएगा इस तरह से, है ना, और ये धीरे धीरे सनाते इस लकड़ी के टुकड़े को ख़त्म कर देगा, है ना। रोटी छोड़ दिया आपने, ब्रेड छोड़ दिया, खाया आधा सीधा और छोड़ दिया, तो 2 दिन छोड़ देंगे तो अभी बरसात का मौसम है, मॉइस्चर है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, इसके ऊपर फंजाई आ जाएगा और इसको क्या कर देगा, एक दिन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, ये सड़ के गल के ख़त्म हो जाएगा। तो एक्चुअली ये सब काम जो करवा रहा है वो कौन है, वो सब फंजाई होता है। ये समझ में आ गई बातें, तो फंजाई का ये काम होता है। फंजाई डेड और डिकेइंग मटेरियल पे पाया जाता है। अलग अलग तरह का फंजाई भी होता है, ठीक ना, बट इसको मिटा दिया जाए। फंजाई, जैसे फंजाई देखिए ना, ब्रेड के ऊपर जो मोल्ड था ना, है ना, वो एक तरह का फंजाई था, ठीक ना। आगे बढ़ते हम लोग 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर पे आता है, 4 नंबर तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है। 5 नंबर पे चलते हैं, और 5वां जो आएगा वो अलगी होगा। देखिए आपने नदी नाला तालाब ये सब तो देखा ही होगा, है ना, या जहाँ पर भी पानी का सोर्स होता है वहाँ पर होता क्या है कि कुछ ग्रीन कलर का या ब्लूइश कलर का, है ना, एक लेयर लग जाता है। एक्चुअली वो जो लेयर होता है वो अलगी का होता है। अलगी कहाँ पे पाया जाएगा, तो अलगी मेनली फ्रेश वाटर एंड मेराइन। जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे अलगी कहाँ से पाया जाएगा, अलगी मेनली वाटर में रहता है। तो फ्रेश वाटर का मतलब साफ पानी में पाया जा सकता है, मेराइन का मतलब हो गया समुद्री, मतलब समुद्र में भी पाया जाएगा, समुद्र के पानी के अंदर भी ये पाया जाता है। अलगी देखिए, अलगी में क्लोरोफिल भी होता है। जैसे कोई ग्रीन अलगी है तो हैव क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल पाया जाएगा, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन भी रिलीज करेगा। ऑक्सीजन अगर पानी में रिलीज कर रहा है तो वहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म पानी में रह रहा है पहले से, तो उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। जैसे मछलियाँ रहती है तो उसको ऑक्सीजन तो चाहिए ना, तो ऑक्सीजन उसको आसानी से मिल जाएगा। तो समुद्र के अंदर जो मेन प्रोड्यूसर होता है वो अलगी भी होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो उसके पास क्लोरोफिल होता है, फ्रेश वाटर में पाया जा सकता है, मेराइन वाटर में पाया जा सकता है, और मेनली ये यूकैरियोटिक होता है। कैसे नेचर का होगा, यूकैरियोटिक, लेकिन हाँ ब्लू ग्रीन अलगी को छोड़ के।
यूकैरियोटिक होता है। लेकिन BGA ब्लू ग्रीन अलगी जो होता है ना, इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, ये प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक नेचर का होगा। ये बातें समझ में आ गई है, हम लोग आगे बढ़े। अब इसका एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल काफ़ी आसान होता है ना। एक दो एग्जाम्पल हम बताते हैं। देखिए, एक ब्लू ग्रीन अलगी हो गया, उसके अलावे हम लोग बात करते हैं कारा क्लोमाइडोमोनास। हाँ, देखिए, कारा अलगी हो गया, उसके बाद क्लोमाइडोमोनास हो गया। इसके अलावा भी कुछ अलगी पाया जाता है, जैसे हो गया रेड अलगी, ब्राउन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी, ये सब भी बहुत सारा अलगी पाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आपसे मिलते हैं अगले वीडियोज़ के दौरान। तब तक आप सभी लोग पढ़ाई करते रहे। इसका वीडियो नंबर 2, अभी ये पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, वीडियो नंबर 2 हम जस्ट आपको लेके आएंगे इसके नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, जिसके अंदर हम लोग इस चैप्टर के अगले पोर्शन को डिस्कस कर रहे होंगे। फाइनली लेते हैं आपसे विदा। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।